नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जिनकी पहचान सिर्फ एक आज़ादी के दीवाने के तौर पर नहीं है। वो एक विचारक थे, एक ऐसे विचारक जिनके ख्याल, जिनकी सोच की आग आज भी जल रही है। ये सफ़र है शहीद आज़म भगत सिंह का, एक ऐसे हीरो का जिनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं थी बल्कि हर तरह के अन्याय के खिलाफ थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत उन्हीं के एक अमर वाक्य से करते हैं। जरा सोचिए, फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ता हुआ एक 23 साल का नौजवान ये कह रहा है, वे मुझे मार सकते हैं पर मेरे विचारों को नहीं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो एक भविष्यवाणी थी जो आगे चलकर सच साबित हुई। ये एक ऐलान था कि शरीर भले ही खत्म हो जाए पर विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। अब सवाल ये है कि हर बड़ी क्रांति के पीछे एक चिंगारी होती है ना? तो भगत सिंह के लिए वो चिंगारी क्या थी? उनके लिए यह चिंगारी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी थी। एक ऐसी घटना जिसने एक बच्चे के दिल में क्रांति की वो आग जलाई जो फिर कभी बुझ नहीं पाई। ये बात है 1919 की, जब जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार हुआ। तब भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी। सोचिए, सिर्फ 12 साल। वो एक ऐसा दौर था जब पहले विश्व युद्ध के बाद पूरे भारत में एक राजनीतिक बेचैनी फैली हुई थी, और ऐसे माहौल में इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी क्रूरता देखना यकीनन किसी के भी मन को झकझोर कर रखते। और इस घटना ने उनके दिल पर एक ऐसा जख्म छोड़ा जो कभी नहीं भर पाया। कहा जाता है कि वो अपना स्कूल छोड़कर उस बाग की खून से सनी मिट्टी लेने के लिए गए थे, और शायद यही वो पल था जब एक आम लड़के के अंदर एक क्रांतिकारी ने जन्म लिया था। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने भारत को आजाद कराने का अटूट संकल्प ले लिया। तो अब आते हैं उनके जीवन के अगले पड़ाव पर। ये वो दौर था जब उनके अंदर एक वैचारिक मंथन चल रहा था। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक रास्ता था जिसे उन्होंने परखा भी, लेकिन जल्द ही उनका इस रास्ते से मोहभंग हो गया और यहीं से शुरू हुई एक नए, एक ज्यादा रैडिकल रास्ते की तलाश। तो देखिए, शुरुआत में तो उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया, लेकिन फिर 1922 में जब चौरी चौरा की घटना हुई और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह जैसे कई नौजवानों को बहुत गहरा धक्का लगा। उन्हें ये महसूस होने लगा कि शायद आज़ादी पाने के लिए सिर्फ अहिंसा का रास्ता काफ़ी नहीं है, और इसी सोच ने उन्हें नए रास्ते बनाने के लिए मजबूर कर दिया। पहले उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई और फिर वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने और उनके साथियों ने संगठन के नाम में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उनकी पूरी सोच को दिखाता था। मतलब उनका लक्ष्य अब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाजवादी भारत बनाना था जहां किसानों और मजदूरों का शोषण ना हो। अब हम बात करेंगे उनके 2 सबसे मशहूर कामों की, और कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही एक्शन के पीछे का मकसद बिल्कुल अलग था। एक था राष्ट्र के सम्मान का बदला लेना, और दूसरा था एक बहरी हो चुकी हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाना। तो हुआ ये कि 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, और इसी विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिससे बाद में उनकी मौत हो गई। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था, और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या की। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधा संदेश था कि अब भारतीयों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर उनका मकसद सिर्फ किसी को मारना ही था तो सॉन्डर्स की हत्या के बाद वो आसानी से भाग सकते थे। तो फिर उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम क्यों फेंका, वो भी एक ऐसी जगह जहां से भागने का कोई इरादा ही नहीं था? इसका जवाब उन्हीं के शब्दों में छिपा है। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना था ही नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना था। उस वक्त असेंबली के अंदर कुछ ऐसे बिल पास किए जा रहे थे जो मजदूरों के खिलाफ थे, तो ये जो बम धमाका था ये उन बिलों के खिलाफ, उस पूरे दमनकारी सिस्टम के खिलाफ एक गूंज थी, एक जोरदार आवाज थी। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली के खाली हिस्से में बहुत कम ताकत वाले बम फेंके और चारों तरफ पर्चे उछाले, और फिर वो भागे नहीं, उन्होंने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया।
ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उनका असली मकसद था अदालत को अपने विचारों को फैलाने का एक मंच बनाना। और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है, एक ऐसा अध्याय जहां बंदूकें खामोश हो गईं और विचारों की लड़ाई ने जोर पकड़ लिया। जेल की वो चारदीवारी उनके लिए एक तरह से यूनिवर्सिटी बन गई, जहां एक क्रांतिकारी ने एक विचारक का रूप ले लिया। जेल के अंदर वो लगातार पढ़ रहे थे, कार्ल मार्क्स को, लेनिन को, दुनिया भर के दूसरे क्रांतिकारियों को। और इसी पढ़ाई से उनकी सोच और भी साफ होती गई। उन्होंने समझा कि भारत की असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों के चले जाने से नहीं मिलेगी। असली आज़ादी तो तब मिलेगी जब किसानों और मजदूरों को हर तरह के शोषण से मुक्ति मिलेगी। अब उनकी लड़ाई और भी गहरी हो चुकी थी। और ये सोच उनके इस बयान में बिल्कुल साफ दिखती है कि मेरी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि हर तरह के अन्याय और शोषण के खिलाफ है। इससे पता चलता है कि उनका सपना सिर्फ एक राजनीतिक आज़ादी तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जहां कोई किसी का शोषण ना करे, जहां सब बराबर हों। और उनका ये संघर्ष जेल के अंदर भी नहीं रुका। उन्होंने वहां राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए, उन्हें बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए एक लंबी भूख हड़ताल की, 60 दिनों से भी ज्यादा लंबी। ये उनके फौलादी इरादों का सबूत था कि वो कहीं भी हों, अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। और अब हम उनकी कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, एक ऐसा अंत जो असल में एक अमर शुरुआत बनने वाला था। तारीख थी 23 मार्च 1931, जगह लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह को उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। हाँ, उनकी फांसी को लेकर उस समय के बड़े नेताओं की भूमिका पर आज भी काफी बहस होती है, लेकिन ये सच है कि उस रात भारत ने अपने 3 सबसे बहादुर बेटों को खो दिया। उनके आखिरी शब्द भी एक नारा थे, एक ललकार थी, इंकलाब जिंदाबाद, यानी क्रांति अमर रहे। और उनके लिए इस क्रांति का मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, इसका मतलब था पूरे सामाजिक ढांचे को बदलना, ताकि एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण न कर सके। तो अंग्रेजों को लगा होगा कि उन्हें फांसी देकर वो क्रांति की आवाज को दबा देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उनकी शहादत ने उस आग को और भड़का दिया। इसका असर 3 स्तरों पर हुआ। पहला, पूरे देश में एक जबरदस्त गुस्सा, एक राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया। दूसरा, वो रातों रात देश के लाखों नौजवानों के लिए एक प्रेरणा बन गए। और तीसरा, वो आज़ादी का एक ऐसा प्रतीक बन गए, एक ऐसा सिंबल जो आज तक कायम है। और इस तरह कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। वे मुझे मार सकते हैं, पर मेरे विचारों को नहीं। उनकी शहादत ने इस बात को हमेशा हमेशा के लिए साबित कर दिया कि विचार गोलियों से और फांसी के फंदों से कई ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, एक 23 साल के नौजवान की शहादत में ऐसा क्या है जो आज भी हमें इतना प्रेरित करती है? शायद इसका जवाब ये है कि भगत सिंह सिर्फ एक व्यक्ति या एक शहीद का नाम नहीं है। भगत सिंह एक विचार हैं, बराबरी का, न्याय का और शोषण से मुक्त समाज का एक सपना है। और जब तक ये सपना जिंदा रहेगा, भगत सिंह भी हमारे बीच जिंदा रहेंगे।